नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मध्य प्रदेश के सागर पहुंचे, जहां सागर एयरपोर्ट पर अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बुंदेलखंड की धरती वीरों की और दानियों की धरती है। बुंदेलखंड में रोजगार पैदा हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। मध्य प्रदेश में कुछ वक्त के लिए सत्ता गलत हाथों में गई, जिसकी वजह से लोक कल्याण की बजाय उसका दुरुपयोग शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकसित राज्य की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी, ये बुंदेलखंड के वाक्य आज भी कानों पर गूंज रहे हैं। भाई बहनों, ये बुंदेलखंड वर्षों पहले हम सुना करते थे कि विरान और एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका, जिस इलाके में कभी किसी ने कांग्रेस के रहते हुए सुध नहीं ली थी। इस इलाके में न सड़कों का मामला, न पानी का मामला, न बिजली का मामला कभी देखने को मिलता नहीं था। लखनऊ में सड़क शहडोल से सीधी मात्र 150 किलोमीटर का दूरी 7 घंटे मैंने गाड़ी में जाकर के उस रास्ते को पार किया। वो दिन मध्य प्रदेश के याद है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का शासन जब से आया है, हमारे शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में आज हरा भरा ये बुंदेलखंड पूरा मध्य प्रदेश, इस इलाके के लोगों का जो प्लान शुरू हो गया था उसको भी रोकने के लिए और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जिस प्रकार का भी 50,000 करोड़ के योजनाओं का अब प्रारंभ किया गया है, अब उसमें से निश्चित रूप में कह सकता हूं कि यहाँ बुंदेलखंड के हमारे नौजवान रोजगार के लिए भले ही वो हरियाणा पंजाब में आते रहे होंगे, वहां उनका स्वागत करते थे, लेकिन हमारी भी इच्छा है कि अब बुंदेलखंड का हर नौजवान अपने इलाके में रोजगार प्राप्त करे, वहां उद्योग लगेगा और वहां का किसान मालदार हो, वहां का उद्योग फले फूले। ऐसे यहाँ के योजनाएं सब जो बनाई गई है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ और आदरणीय नरेंद्र भाई अपने शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर बिजली की हालत कभी उस समय थी, उस समय लोग इंतजार किया करते थे सप्ताह में कब बिजली आएगी, और हमने तो ये भी सुना है कि घरों में टाइम टेबल लगा के रखते थे कि सप्ताह में इस दिन इतने बजे बिजली आएगी। और आज यहाँ के गांव में 24 घंटे बिजली हमारे शिवराज सिंह जी बता रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार की इन्होंने काम किया है। जब यहाँ की खेती की बात हम सुनते हैं, आज मध्य प्रदेश हरियाणा के बराबर और अनाज पैदा करता है, उस अनाज की चाहे पैदावार हो चाहे बिक्री हो, हर प्रकार की व्यवस्था अच्छी की गई है। मित्रों, इस प्रकार से इस इलाके के अंदर जो भी काम बताए गए हैं, आज हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत से विषय यहाँ रखे हैं। अब मैं तो ये समझता हूँ कि इस इलाके के अंदर चाहे लोगों का रोजगार हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, एक से एक बढ़कर के काम किए हैं। हाँ, दुख उस समय होता है जब एक थोड़े समय बीच में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने यहाँ जो प्रगति की, कहते जब अंदर के हाथ में उस तरह आ जाए तो उस तरह से वो क्या काम कर बैठे। ऐसे कांग्रेस के 1.25 साल के राज में कितनी प्रदेश की योजनाएं उन्होंने बंद कर दी, कितनी केंद्र की योजनाएं बंद कर दी। आपके नेताओं ने सब आपको ये बताया है, मुझे उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। भाई बहनों, मैं लंबा बोलने की बजाय एक आखिरी बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, लेकिन बैठाने वाले आएंगे तो आपको उसमें मजबूत रहना है और इतना मजबूत रहना है कि उनसे प्रश्न पूछना है, किसी बात के उनके झांसे में नहीं आना है। वो हर विधानसभा सीट पर हमारा काम आने वाला है और लगातार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसको लगातार फिर आगे हम बढ़ाएंगे, फिर दोहराएंगे और अपने भविष्य की चिंता करेंगे।
ताकि जो गरीबों के हित में सरकार काम कर रही है लगातार हमको ये लाभ मिलते रहे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। झज्जर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीएम की कुर्सी की ओर इशारा किया, साथ ही विधानसभा चुनाव में हार का दर्द बयां किया और कहा कि चुनाव हारने के बाद अध्यक्ष बने थे तो जनता के आशीर्वाद से 1 नंबर कुर्सी भी मिल सकती है। उन्होंने कहा है कि जनता से रूबरू होते उन्होंने कहा कि बेशक वो चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पार्टी ने उनके प्रति पूरा प्यार दिखाया और उन्हें सीएम मनोहर लाल के बराबर वाली 2 नंबर की कुर्सी पर बैठा दिया। संबोधन के दौरान उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें जनता का प्यार मिला तो पार्टी उन्हें हर हाल में सीएम की कुर्सी पर जरूर बैठाएगी। पार्टी ने खूब प्यार दिया, चुनाव हारने के बाद भी मुझे नंबर 2 की कुर्सी पर बैठा दिया कुर्सी 2 बनेगी तो 1 खट्टर बैठे और 1 न बैठे। गलत तो नहीं है, 2 कुर्सी ढलती है तो ये 2 आदमी बैठते हैं। ये पूछ लो पार्टी की मीटिंग मांगना। लेकिन भाई 1 नंबर वाली बच्चों पर बैठे जा, जब जनता को आशीर्वाद मिले पार्टी नहीं बैठा सकती। समझ गया? ये 1 आदमी को बैठाना है तो बाबा सारंग देव की कृपा भी चाहिए, धार्मिक कृपा भी चाहिए, बाबा मोहन दास की कृपा भी चाहिए और धार्मिक कृपा भी चाहिए। किया जाएगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि कृषि और सिंचाई, समानता और गरीबी, जल और स्वच्छता समेत विभिन्न क्षेत्रों में 9 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक की पहचान की गई है और उन्हें सभी कार्यालयों को बेसलाइन मूल्यांकन के लिए 30 सितंबर तक सभी 143 ब्लॉकों के लिए उनके प्रासंगिक संकेतक के अनुसार डेटा जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीयूपी एक सशक्त और महत्वाकांक्षी पहल है और सरकार कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने और इसके क्रियान्वयन से सभी ग्रामीण लोगों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों और हितधारकों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य सचिव ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे ताकि युवाओं को नियमित रूप से निपुण करके आत्मनिर्भर बना सके। इसके अलावा बाल विवाह को रोकने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। नांगल चौधरी स्थित सिरोही बहाली टोल प्लाजा पर किसान संघर्ष समिति के नेताओं और टोल कर्मियों के बीच आपस में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि किसान संघर्ष समिति के लोग टोल नहीं दिए जाने की बात कर रहे थे कि टोल पर तैनात कर्मियों ने उनसे कोई लिखित पत्र, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होने पर भी किसान समिति का हवाला देकर बिना टोल दिए गाड़ी निकालनी चाहिए तो टोल कर्मियों से ही उलझ पड़े और उनसे गाली गलौज शुरू कर दी। करीब 20 से 30 कर्मियों ने आकर जब इसका विरोध किया तो उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी गई। उसके बाद इस बारे में किसान संघर्ष समिति के नेताओं ने पुलिस में भी शिकायत की। वहीं इस घटना के बाद किसान नेताओं ने वहां पर धरना देकर टोल फ्री करवा दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 20 से 30 टोल कर्मियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कल रात का मामला है। कल रात में टोल कर्मी और किसी जनता सरकार मोर्चा के कुछ लोग थे, उनकी आपस में कोई कहासुनी हुई है। तो अभी हमने उन सब के साथ मिलकर बातचीत की है, सीसीटीवी फुटेज देखा है। डीएसपी साहब भी हमारे साथ में हैं। जो दोषी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, इनको भी बता दिया गया है। और वो लोग और कंपनी के बीच में कुछ बातें थी जो क्लियर हो चुकी हैं और उनको अब कोई आपत्ति नहीं है। अभी वो सारे के सारे निकल रहे हैं। सर, कुछ लिखित शर्तें भी जो हैं वो उन लोगों की तरफ से दी गई हैं टोल प्लाजा? अभी तक पुलिस या प्रशासन को कोई लिखित शर्त उनके द्वारा नहीं दी गई। एफआईआर इनकी रात की इंसिडेंट है, इनकी एफआईआर हमने दर्ज कर दी थी और उसमें इन्होंने 30 के करीब व्यक्तियों ने दिखवाए हुए हैं, जिसमें से हमने 12 को जो है अरेस्ट कर लिया और उनको जुडिशल रिलीज किया गया। क्या एविडेंस के तौर पर सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली है, उसमें क्या दिखाई दे? सीसीटीवी फुटेज जो यहाँ टोल प्लाजा की मिली है, इसमें इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसमें गाड़ी में बैठे हुए लोग जो है टोल पर मिले। कल रात को 8:30 बजे के करीब का ये वाक़या है। किसान नेता जयपुर से आ रहे थे तो टोल कर्मियों ने इनके साथ मारपीट करी बताई, जिस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसकी तफ्तीश जारी है, जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग कह रहे हैं कि कार्ड दिखाने के बावजूद भी जो है टोल कर्मी गुंडागर्दी पर उतरे।
कार्ड दिखाने के ऊपर विवाद हुआ था, वो बोले जी कार्ड चलता नहीं, उसके बाद इनकी हाथापाई जो भी पलवल में या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दे या फिर पलवल छोड़ दे, इन शब्दों के साथ नवनियुक्त पलवल जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने कार्यभार संभाला, जबकि पूर्व पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह को पुलिसकर्मियों ने बेहतरीन तरीके से विदाई पार्टी दी। इस मौके पर व्यापार मंडल, जिला मीडिया और गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि जिला पुलिस कप्तान लोकेंद्र सिंह का तबादला अंबाला में हो गया है, जबकि पलवल जिले की कमान अब पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने संभाली है। डॉक्टर अंशु सिंगला ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपना रुख अपराधियों के प्रति स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर से कहा है कि पलवल में अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दे या फिर पलवल छोड़ दे, अन्यथा पुलिस पूरी तरह से सख्त रवैया के साथ अपराधियों से निपटेगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों की प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी। गलत तरीके से काम करने वाले लोगों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पलवल की ये भूमि में सेवाएं दूंगी। मेरी दो सबसे इम्पोर्टेंट प्राथमिकता है कि जो भला इंसान है उसमें विश्वास हो कि पुलिस उसके साथ है, और जो बदमाश है वो पलवल की भूमि पे टिके नहीं। इसके लिए मुझे जो भी मेजर्स लेने पड़े, चाहे क्रिमिनल की प्रॉपर्टी अटैच करना पड़े, चाहे नाके बढ़ाने पड़े, चाहे स्कूलों में जाकर बच्चों से संवाद करना पड़े, कोई अवेयरनेस कैंप करना पड़े, पुलिस की ट्रेनिंग करना पड़े, पावर करना पड़े, मैं सारा करूँगी। प्राथमिकता है सेवा, सुरक्षा, सेवा, जो कि हमारी हरियाणा पुलिस की ज़रूरी है। खबर कैथल से है, जहां आईपीएस उपासना ने कैथल के 47वें एसपी के तौर पर कार्यभार संभाला है। कमांडेंट चतुर्थ वाहिनी आईआरबी मानेसर से कैथल एसपी के तौर पर ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा, नशे की रोकथाम को प्राथमिकता देंगे। तो एसपी के तौर पर कार्यभार संभाला है और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया, क्योंकि लगातार आपराधिक मामले जो हैं हरियाणा में बढ़ रहे हैं और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं तबादले होते हुए भी नजर आ रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 का भिगान टोल प्लाजा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस टोल के कर्मचारी कभी किसी सांसद के साथ उलझते हुए नजर आते हैं तो कभी आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। अब इन टोल कर्मियों की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में टोल कर्मचारी एक दंपत्ति को दौड़ा कर पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक हफ्ता पुराना है, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो पर लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर टोल कर्मियों को कानून को हाथ में लेकर मारपीट करने का हक किसने दिया। जिसके बाद टोल मैनेजर ने सफाई देते हुए कहा कि वीडियो में दिख रहे पति पत्नी शराब के नशे में धुत थे और गलत दिशा से गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, जिसके बाद दोनों ने टोल कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर नारनौंद से है, जहां कस्बा नारनौंद में हासी रोड पर उदल देव संस्था द्वारा आरकेएसडी नाम से स्कूल चलाया जा रहा है। स्कूल में जिन बच्चों की फीस लेट थी उनको कमरे से बाहर बैठा दिया गया और एग्जाम से वंचित कर दिया गया। और इसी बात को लेकर स्कूल में अभिभावक पहुंचे और उन्होंने वहां पर जोरदार हंगामा किया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। लगाया कि सैलरी नहीं दी जा रही है और लोकल जो इंचार्ज उन्हें पता, मेरे को पता नहीं। तो इंचार्ज है वो भी बोल रही है कि हमारा ही नहीं, हमारी सैलरी नहीं दी जा रही काफी महीनों से। ये जो इंचार्ज ही है ना, जो भी लोकल यहाँ पे वो लेन देन वही करते हैं। अरे कुछ अभिभावक आए हुए हैं, उन्होंने फीस का भी इश्यू उठाया है, अगर बच्चे निकाल दिए हमारे। हाँ, उसमें इसलिए तो इश्यू है कि पेरेंट्स के टाइम पे फीस नहीं पे किया तो दिन एडमिट कार्ड नहीं निकलता, तो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाते। अच्छा, ये लेके आया था, मेरा बच्चा एग्जाम में नहीं बिठाया। हमें पता चला कि हमारा बच्चा एग्जाम में नहीं बिठाया। फीस का इशू था, मैं 4 बार आ चुका था। उसके लिए मैंने बात की कि भाई मेरा 1800 रुपये बकाया है, आप वो चाहे अब ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो इशू है वो बाद में ले लेना। लेकिन इन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं किया, ना बच्चे का रोल नंबर दिया ना कुछ और।
1 महीने की फीस रहती है, रोल नंबर नहीं दे रहे, ना ही पेपर देने दे रहे, क्लास से बाहर निकाल रहे हैं और दूसरी में बिठा रहे हैं। कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल में? RKSD हाई स्कूल नारनौल से, क्लास 10। फीस का इशू है सर, सैलरी का इशू है, दोनों इशू है सर। और सैलरी का इशू इसलिए है सर क्योंकि हम यहाँ से सैलरी नहीं पे करते हैं टीचर्स को। ये संस्था का स्कूल है, जो भी फीस आती है हम ऑनलाइन अपनी संस्था को डिपॉजिट करवाते हैं और वहीं से सैलरी आती है सर। संस्था को हम 49 लाख के आसपास पेड कर चुके हैं। अब सैलरी तो संस्था निकालेगी, मेरा तो उसमें कोई हक नहीं है कि मैं किसी की सैलरी निकाल सकती हूँ, मुझे वो हक नहीं है सर, ना किसी की मैं सैलरी निकाल सकती हूँ। हाँ, फीस है, फीस जो आती है वो ऑनलाइन कट होती है, ना हमारे पास रखने का कोई वो है सर। वहाँ बैठा रखे हैं सारे बच्चे कंप्यूटर लैब में, ये बोल रहे हैं जब पूरी फीस आएगी तभी पेपर लेने देंगे, ना रोल नंबर दे रखा। क्या कहते टीचर? टीचर ये बोलते हैं कि फीस आएगी तभी पेपर होगा, वरना पेपर नहीं होगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में खुलेगा सैनिक स्कूल। आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड में 23 नए सैनिक स्कूल खोलने को मंजूरी दी है। श्री जयराम संस्थानों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो देश के विभिन्न राज्यों में संस्कृति, संस्कारों एवं राष्ट्रीयता की शिक्षा दे रही है। जहां इस पहल से सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत साझेदारी मोड के तहत चलने वाले स्कूलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। हमें सैनिक स्कूल की अप्रूवल मिल गई है। अब इस अप्रूवल को मिलने के बाद जयराम शिक्षण संस्थान में एक और उपलब्धि साथ में जुड़ गई है कि हमारे स्कूल में जो है सैनिक स्कूल भी आएंगे। हमारे बच्चे जो है सैनिक स्कूल के बच्चों से कुछ सीखेंगे और सैनिक स्कूल के बच्चे जो है हमारे से शायद मॉरल वैल्यूज, सांस्कृतिक वैल्यूज वो हम लोगों से भी सीखेंगे। तो ये एक जॉइंट एफर्ट्स है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, जिसमें जो है सैनिक स्कूल जो है वर्क करेगा। करिकुलम जो है वो डिसाइडेड बाय द CBSE बोर्ड, और जो उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज रहेंगी वो सैनिक स्कूल सोसाइटी जो बनी हुई है वो वही डिसाइड करेंगे जो उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होंगी। बहुत अच्छी एक संस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है। तो ये किस प्रकार से चलाया गया, किस प्रकार से सरकार का सहयोग रहेगा? सरकार में इसमें ऐसे 50 स्टूडेंट्स 6th क्लास में आएंगे। उन 50 स्टूडेंट्स में 40% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैनिक स्कूल्स के लिए जो टेस्ट रखेगी कॉमन, उसके थ्रू आएंगे। 60% बच्चे वो हमारे स्कूल में केसरी देवी लोहिया जयराम पब्लिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे 5th में, वो मेरिट से, उसके लिए भी क्राइटेरिया गवर्नमेंट बताएगी। हम नूह में दंगों के बाद रैपिड एक्शन फोर्स की टीम शांति व्यवस्था के लिए संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाल रही है। साथ ही जवानों ने पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हर थाना क्षेत्र में आमजन और स्थानीय पुलिस के साथ अभ्यास कर क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के उप कमांडेंट सुनील कुमार ने बताया कि नूह में हुए दंगों के बाद उन्होंने पूरे जिले में यह अभियान चलाया जा रहा है। परिचयीकरण अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भौगोलिक स्थिति, कानून व्यवस्था, संवेदनशील इलाकों और संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ताकि भविष्य में होने वाली हिंसा और अन्य गतिविधियों पर समय रहते हुए आसानी से काबू पाया जा सके। ठीक है सर। और हमारा थाना बिछोर के SHO है मलखान सिंह जी, तो उन्होंने हमको बुलाया कि जो अपना क्षेत्र है इस थाने में करीबन 26 गांव लगते हैं। 26 गांवों के सभी मौजूदा आदमियों को बुलाया, कुछ सरपंच भी थे, कुछ मौजूदा आदमी थे। उनको बुलाकर उन्होंने कहा कि अपने एरिया में आप कैसा माहौल चल रहा है, शांति है या मतलब कुछ शरारती तत्व है वो शरारत कर रहे हैं। तो उन लोगों ने विश्वास दिया, सभी मौजूद लोगों ने, कि अब हमारे यहाँ फिलहाल जितना भी बिछोर थाने में एरिया लगता है वो उसमें शांति है। मुख्यतः हमारा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट नूह पुलिस में है और हमारा यहाँ कैंप भी बन रहा है। और यहाँ पे जब भी जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहाँ सेंसिटिव एरिया होता है, अति संवेदनशील एरिया होता है, उनका पहले से डिप्लॉय होने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। उसी के अभ्यास में हम जो है फैमिलाइजेशन करने आए हैं। थाने का आसपास के लोगों से मिले, सरपंचों से मिले, एरिया के बारे में जानकारी हासिल की, थाने के बारे में पुराने इंसिडेंट क्या क्या हुए उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, ताकि भविष्य में कभी डिप्लॉयमेंट हो तो कोई दिक्कत ना आए। बिछोर थाना क्षेत्र के लोगों से बातचीत करने के लिए आजकल के हालात के मुताबिक
स्थिति का जायजा लेने के लिए, उनका अगर कहीं कोई डिस्प्यूटेड मैटर या अभी भी कोई खामियां लग रही हैं तो उस विषय के संबंध में लोगों से बातचीत करके और उनका कोई सरल उपाय निकालने के लिए आज ये यहाँ बिछोर थाना क्षेत्र के लोगों से बातचीत करने का प्रोग्राम था। ठीक है सर। कुंडली नगर पालिका में वार्ड नंबर 13 वासियों की महिलाओं और पुरुषों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन पिछले 2 महीनों से 2 से 3 बार हो चुका है। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में थोड़ी सी बरसात में ही पानी भर जाता है, जिससे लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। नगर पालिका सचिव मोहनलाल ने बताया कि ठेकेदार को नगर पालिका पुंडी से पहले भी 3 नोटिस थमा चुके हैं और उन्होंने जल्द ही काम शुरू करने का आश्वासन दिया और कहा कि 1-2 दिन में इस काम को शुरू कर दिया जाएगा। के नाम से संदीप हजवाना जी इसके कॉन्ट्रैक्टर थे। इन्होंने 4-5 महीने पहले उसके नाम ये कार्य अलॉट हुआ था, लेकिन उसने कार्य ये ज्यादा माइनस में मतलब वो कर लिया था, अपने पास रख लिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसको ज्यादा माइनस होने के कारण उन्होंने सिक्योरिटी वगैरह कमेटी में जमा करानी थी, उन्होंने वो अभी तक जमा नहीं करवाई है। इसकी वजह से ये काम शुरू नहीं हो पाया। हमारी शिकायत थी जी, तो गंदा पानी जा रहा था, बोर खराब था जी। एक तो हमारी शिकायत थी, उसका समाधान हो गया। एक हमारे जो स्कूल है गवर्नमेंट की लड़कियों का, इसके स्टेडियम के सामने वो पानी खड़ा होता था 5 फुट। उसके बारे में आए थे, वहाँ बच्चे 400 लोग बच्चे जाते हैं वहाँ को। उसके बारे में आए थे, कोई वो नहीं कर रहे थे ठेकेदार काम। वहाँ हमारी है ये तो पानी के समाधान की जरूरत होगी। एक ठेकेदार के पास आए थे, ठेकेदार ने हमें शुक्रवार का आश्वासन दिया। कलायत के गांव में मासूम बेटी की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के मामले में उपमंडल मुख्यालय डीएसपी सचिन कुमार ने कानून के साथ सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी निभाई है और इसका प्रमाण डीएसपी द्वारा भरी महापंचायत में 10 अक्टूबर 2022 को लोगों की मांग पर सफेद कागज पर लिखकर किया गया। उसमें पुलिस अधिकारी ने लिखकर दिया था कि जो केस इस संबंध में दर्ज किया गया है उसका फास्ट ट्रैक से चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस दौरान न्यायालय से मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। देखो, ये पुलिस के लिए चैलेंज था। एक तो ये बहुत ही घिनौना अपराध हुआ था, जो कि समाज में भी इसका गलत मैसेज गया था और रिश्तों को भी तार-तार किया गया था। जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमने तुरंत प्रभाव से टीमें गठित करके पहले तो बॉडी को सर्च किया था, जो मृतका बच्ची है, और बॉडी अध जली नग्न अवस्था में मिली थी। और जैसे ही उसका कंप्लेंट लेकर के एफआईआर फाइल करके उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। और अक्यूज्ड के लिए हमें एक चैलेंज था, तब तक कोई क्लू नहीं था, लेकिन जब हमने अपनी टीमें लगाई, खास करके सीआईए और एसएचओ कलायत के तत्कालीन एसएचओ को, और इसमें एसपी साहब ने तुरंत प्रभाव से एसआईटी गठित कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई थी। फरीदाबाद सेक्टर 24 मोजेसर रोड का गहरे गड्ढों और सीवर के पानी से बुरा हाल है। वहां के लोगों का कहना है कि ये रोड भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम से ही नहीं बनी हुई और सीवर पे ढक्कन भी नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन ट्रक और अन्य गाड़ियां हादसे का शिकार हो जाती हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की जा रही। मार्केट है, इसलिए रोड नहीं बन पा रहा। कब से नहीं बनी है रोड? ये जब हुड्डा सरकार के टाइम से। हाँ जी। और ये कहाँ किस तरफ तक जाती है? ये सामने ट्रैक्टर खुल जाते हैं, ठेके के बाद में हुड्डा मार्केट तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।